बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस किस तरह से ये चैप्टर आपको इसमें एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर को, लेकिन इससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए बेटे, चैप्टर पढ़ना काम नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप लोग उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे आप। तो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें कि मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है उसकी प्रैक्टिस आप लोग करते जाएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम से ही क्लियर है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट। करंट के पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट हो जाना। मतलब मैं सिंपली इसका तो यही सीक्वेंस करता हूं कि कोई भी आपके पास एक कंडक्टर है, आप किसी भी कंडक्टर को अगर मूव करवाएंगे अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस जब भी मूव करवाते हैं तो मूव करवाने की वजह से उसका फ्लक्स चेंज हो जाता है, मींस के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जितना ज़्यादा आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, मूव करवाने की वजह से उतना ज़्यादा उसका फ्लक्स चेंज होता जाएगा। जितना फ्लक्स चेंज होता जाएगा उतनी ही ईएमएफ इंड्यूस होती जाएगी, और जितनी ईएमएफ इंड्यूस होती जाती है उस केस में आप कहते हैं कि करंट भी इंड्यूस हो गया। इस पूरे प्रोसेस को एज अ होल, ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में इसी सीक्वेंस के ऊपर काम होना है कि इस पूरे चैप्टर में आप यही करेंगे कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मूव करवाएंगे, और जितना ज़्यादा मूव करवाते जाएंगे उतनी उसकी लाइंस क्रॉस होती जाएंगी, और जितनी लाइंस उसकी क्रॉस होती जाएंगी इसका मतलब है उतना फ्लक्स चेंज होता जाएगा, उतनी ईएमएफ इंड्यूस होती जाएगी, उतना करंट भी इंड्यूस होता चला जाएगा। इसी तरह से जैसे ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को कंडक्टर की तरफ लेके आएँ या आप कंडक्टर को मैग्नेट की तरफ लेके आएँ, ये मैटर नहीं करता। जैसे इस केस में देखें कि कंडक्टर अपनी पोजीशन पे और मैं मैग्नेट को इसके पास लेके जाता हूँ। जब आप मैग्नेट को इसके पास लेके जाते हैं, जितना ज़्यादा मूव करवाते हैं आप, फ़ौरन ही गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब जब भी आप मैग्नेट को इसके पास लेके जाते हैं तो इसके पास ले जाने की वजह से लाइंस जो हैं वो क्रॉस होती हैं, और लाइंस क्रॉस होने की वजह से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर मैं जब इसको पीछे की तरफ लेके जाऊंगा तो इसकी डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इस पूरे चैप्टर में आपने यही पढ़ना है कि आप एक कंडक्टर को मैग्नेट के पास ले जाएं, मैग्नेट को कंडक्टर के पास ले आएं। देयर आर मैनी प्रोसेसेस जिसकी वजह से आप ईएमएफ को इंड्यूस करवा सकते हैं, आप करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होती है? देखें, इसको आप सिंपली इस तरह से कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मूव करवाते जाएंगे उतनी ईएमएफ जो है वो ज़्यादा इंड्यूस होती जाएगी। तो टीचर्स आपको सिंपली ये बताते थे कि हमारे पास ये एक रॉड है जिसको हमने रेल्स के दरमियान फील्ड में रखा हुआ है, और जैसे इस रॉड को हम टुवर्ड्स राइट मूव करवाते हैं, जैसे ही आप इस रॉड को टुवर्ड्स राइट मूव करवाते हैं तो टुवर्ड्स राइट मूव करवाने की वजह से इसमें यही सारी चेंजिंग आएंगी कि फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ईएमएफ जो है इस केस में वो मोशनल ईएमएफ होगी। अब चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला टीचर्स आपको ये पढ़ाते थे, माइनस VBL साइन थीटा। माइनस साइन को आगे जाके डिस्कस करेंगे जो कि लेंसेज ने डिस्कस किया था। ये फार्मूला में यही बता रहा है कि ईएमएफ जो है वो स्पीड ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कंडक्टर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी मोशनल ईएमएफ ज़्यादा होगी। जितनी कंडक्टर की स्पीड आप कम करते जाएंगे मोशनल ईएमएफ उतनी कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर मुझे इसकी रेशो बनानी पड़े तो इस तरह से बनेगी E1/E2 इज इक्वल टू V1/V2। अगर मैं बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखता हूं तो ये रिलेशन। इसी तरह से ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है उतनी ईएमएफ भी ज़्यादा होती है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती है उतनी ईएमएफ भी कम होती है। अगर मैं इसके साथ रिलेशन बनाता हूँ तो ये मेरे पास रिलेशन इस तरह से बनेगा। इस केस में ये आ जाएगा E1/E2
इज इक्वल टू B1/B2। ये फॉर्मूला हम तब बनाते हैं जब बाकी सारे, देखिए जो मैं इसमें वेरिएशन कर रहा हूँ कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसमें B और L साइन थीटा ये बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट है। मतलब आप हमेशा दो फार्मूलाज की वेरिएशन तभी ले सकते हैं जब आप बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हैं। इसी तरह E जो है वो लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर E का रिलेशन मैं लेंथ के साथ बनाता हूँ तो देखिएगा कि E इस केस में लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसकी रेशो बनाऊंगा, बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, तो E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, ये रिलेशन आएगा EMF की अगर मैं रेशो लेता हूँ। इसी तरह से EMF जो मोशनल EMF है ये साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब थीटा के चेंज करने की वजह से जो आप कंडक्टर की पोजीशन चेंज करते हैं उससे भी EMF के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उससे भी EMF जो है वो चेंज होती जाती है। अब ये आपके पास इसका मोस्ट सिंपलेस्ट फार्मूला था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। देखिए इस फार्मूला में अगर आप डिफरेंट वैल्यूज रख के देखिए, मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर जो EMF है, जो मोशनल EMF है, उसकी वैल्यू आपके पास 0 है क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। इसी तरह से अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेता हूँ, 90 डिग्री पे मोशनल EMF की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आती है, डैट इज VBL। अगर मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर करूँ तो, क्योंकि नेगेटिव साइन को लेंसेज ने एक्सप्लेन किया, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर आप एंगल थीटा की वैल्यू इस केस में अगर आप 30 डिग्री यूज़ करते हैं तो उस केस में EMF का फार्मूला आपके पास आएगा VBL × 1/2। इसका मतलब 30 डिग्री के ऊपर जब आप 30 डिग्री यूज़ करते हैं EMF अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी अगर आप एंगल 30 डिग्री यूज़ करेंगे। तो इसमें मोशनल EMF से रिलेटेड आपको बेसिकली फार्मूला आना चाहिए। इसमें जो ज़्यादा रोल है वो इसके फार्मूला का है। अगर आपको इसके फार्मूला पे ग्रिप है आप इजीली उसको लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड MCQ उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास मोशनल EMF। अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज फैराडेज लॉ। सेकेंड टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट है या फैराडेज लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है? सेकेंड इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ हमें ये बताता है, फैराडेज पहला साइंटिस्ट था जिसने EMF का रिलेशन फ्लक्स के साथ फाइंड आउट किया। फैराडेज हमें ये कहता है कि जितनी भी EMF इंड्यूस होती है किसी कंडक्टिंग कॉइल में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के रेट के। अगर तो फ्लक्स का रेट ज़्यादा है तो EMF ज़्यादा इंड्यूस होगी, अगर फ्लक्स का रेट कम है तो EMF कम इंड्यूस होगी। फैराडेज के मुताबिक जितनी EMF इंड्यूस होती है ये फ्लक्स के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना फ्लक्स का रेट ज़्यादा करेंगे EMF उतनी ज़्यादा होती जाएगी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद EMF फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि गलत है। EMF हमेशा फ्लक्स के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा -n ΔΦ/ΔT। यहाँ पे माइनस साइन जो है इस केस में माइनस साइन, इसको आगे डिस्कस करेंगे जो कि लेंज़ेस लॉ एक्सप्लेन करता है। इस केस में n जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स। डेल्टा फाई जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये आपके पास EMF का एक रिलेशन है। इस रिलेशन को अब देखिए आप कई तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इस रिलेशन को चेंज करके लिखूं तो ये आएगा मेरे पास -n। ये जो फ्लक्स है ये इक्वल होता है B.ΔA के डिवाइडेड बाय ΔT। इस तरह से भी आप EMF का फार्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद आप इस फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू -n B.ΔA की वैल्यू अगर नहीं गिवन और वो सर्कुलर कॉइल कह रहा है, आप उसकी जगह πr² लिखेंगे और फ्रैक्शन में ΔT लिखा हुआ है। इस तरह से भी आप इसको आप कर सकते हैं, इस फार्मूला को सॉल्व। कभी भी याद रखें ΔT का मतलब होता है डेरिवेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि EMF जो है ये डेरिवेटिव है फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स का आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज EMF। इस फॉर्मेट पे भी आप इस तरह से भी EMF का फार्मूला लिख सकते हैं। रेशो कह लें, आप डेरिवेटिव कह लें, आप स्लोप कह लें, आप ग्रेडियंट कह लें, एक्चुअली इन सब का मतलब जो है वो सेम होता है। आप कभी रेशो का वर्ड यूज़ कर लें, स्लोप का वर्ड यूज़ कर लें, डेरिवेटिव का वर्ड यूज़ कर लें, इन सब का मतलब एक्चुअली सेम होता है। अब इससे रिलेटेड मैं एक MCQ आप बच्चों से डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। मैं यहाँ पे
एक सिंपल सा एमसीक्यू लिख रहा हूं ताकि आप लोग उसको सॉल्व करें। एमसीक्यू ये है कि आपके पास फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है 10t² माइनस 50t प्लस 250, ये आपके पास फ्लक्स की वैल्यू है जो गिवन है। और वो कह रहा है कि टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है। जो ईएमएफ इस केस में इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, आप किस तरह से निकालेंगे? ऑप्शन आपके पास ये हैं। अल्फा ऑप्शन है 190 वोल्ट, बीटा ऑप्शन है आपके पास -10 वोल्ट, चार्ली ऑप्शन है -190 वोल्ट और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 10 वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह सॉल्व करते हैं कि आपको फ्लक्स दिया गया है, टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है और वो कह रहा है जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आप फाइंड आउट करें। इंड्यूस ईएमएफ आप इस केस में कैसे निकालेंगे? देखें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करते हैं। मुझे पता है ईएमएफ का फार्मूला यही है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये ईएमएफ का फार्मूला है। तो चूंकि मुझे फ्लक्स गिवन है और टाइम भी गिवन है, मैं जस्ट इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। मैं इस तरह से ये लिख दूंगा फार्मूला के इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, जब मैं फ्लक्स का डेरिवेटिव लेता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं डी फाई ओवर डी टी, तो डेरिवेटिव इसका 10t² का डेरिवेटिव, पावर जो है 2 है तो पावर मल्टीप्लाई होगी 10 के साथ, ये आ जाएगा 20t माइनस 50 अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो। अब देखिए, इसके बाद जस्ट आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। टाइम की वैल्यू आपको गिवन है 3 सेकेंड। जब आपके पास टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है तो ये आपके पास आ जाएगा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 20, टी की जगह आप 3 लिखेंगे -50, तो 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 का मतलब ये है कि इसका आंसर जो है वो -10 आएगा, -10 वोल्ट। तो इस केस में जो आपके पास इसका राइट ऑप्शन होगा वो बीटा ऑप्शन होगा -10 वोल्ट। आपको कभी भी ईएमएफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए। अगर आप लोगों को ये फार्मूलाज आते हैं, आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत ईजी है। सबसे मेन चीज होती है आपका कॉन्सेप्ट, आपको फार्मूलाज याद है कि नहीं। अगर फार्मूलाज याद है तो ये एमसीक्यू सॉल्व करना शायद मेरे मुताबिक सबसे आसान काम है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज लेंजिस लॉ। कि लेंजिस लॉ क्या हमें बताता है या लेंजिस का क्या कॉन्सेप्ट है। लेंजिस लॉ, लेंजिस लॉ हमें, मैं तो यही कहता हूं कि लेंजिस लॉ एक्चुअली हमें यह बताता है कि जो चीज जिससे प्रोड्यूस होती है वो उसको अपोज करती है। जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगी। जिसकी वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होता है वो हमेशा उसको अपोज करेगा, उसकी कॉज को अपोज करेगा। लेंजिस लॉ को अगर मैं उसी डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये आपके पास एक कंडक्टर, इसके साथ ये आपने एक कंडक्टर अटैच किया हुआ है। लेंजिस ये कहता है कि जो भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, जो भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी, ये अपोज करेगी अपने कॉज को। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप एक मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे, जैसे ही आप एक मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे तो आपको पता है मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं। जब आप एक मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे, जैसे ही आप मैग्नेट को इसके पास लेके जाते हैं तो ज़्यादा इसके पास लेके जाएंगे, लाइंस क्रॉस होंगे और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके जाते हैं तब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। जैसे ही हम इस मैग्नेट को थोड़ा सा उसके पास, लॉजिकली आप जरा सोचें कि जब आप एक मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे होते हैं तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है, इसका मतलब करंट पास हो रहा है। लेकिन जब आप फर्दर मैग्नेट को इसके पास लेके आते जाएंगे, मींस के मैग्नेट इसके पास यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे लेंजिस के मुताबिक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। लेंजिस आपको ये बताना चाहता है कि जो चीज़ जिससे प्रोड्यूस होती है वो उसी को अपोज करती है। जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके गए हैं तो मैग्नेट की वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया। जब यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल ने एक दूसरे को रिपेल किया, ये मैग्नेट पीछे वाली डायरेक्शन में आएगा।
लेंजिस कहता है इसका इतना अजीब बिहेवियर है कि जब मैग्नेट को पास लेके जाते हैं तो वो वाला हिस्सा नॉर्थ पोल बन जाता है, और जब फर्दर उसके पास लेके जाते हैं तो रिपल्शन शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि पहले जब मैं इसके पास लेके जाऊंगा ये नॉर्थ पोल बनाएगा, रिपल्शन होगी, और ये इससे अवे मूव करेगा मैग्नेट। जब ये इसे अवे मूव करेगा तो इसमें अब रिपल्शन की बजाय अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। अट्रैक्शन क्यों शुरू हो जाएगी? क्योंकि पहले ये वाला हिस्सा यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल जनरेट हुआ था, अब यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा। तो लेंजिस ने कहा इसका बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा बिहेवियर है कि पहले मैग्नेट वही पोल जनरेट कर रहा है, जब मैं अवे लेके जा रहा हूँ तो उसका पोल जो है वो चेंज हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट पोल हो जाता है उसका। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको एक एमसीक्यू से आप बच्चों को समझाने की कोशिश करूं कि लेंजिस कॉन्सेप्ट आपको क्या बता रहा है या लेंजिस लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने ये पहले भी इस तरह के एमसीक्यूज क्लास में मैं करवाता रहता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास सपोज ये एक कंडक्टर है और उसके ऊपर एक रिंग जो है ये आप फॉल कर रहे हैं। अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उसके ऊपर आप एक रिंग फॉल कर रहे हैं, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। जब भी आप किसी कंडक्टर के ऊपर किसी रिंग को फॉल करेंगे, अब बताएं कि ये जो रिंग इसके ऊपर फॉल कर रही है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। कि आपके पास एक कंडक्टर है, मीन्स कि एक रिंग है, उसको आप एक मैग्नेट के ऊपर फॉल कर रहे हैं। अब बताएं, जैसे सपोज कर लें कि ये एक मैग्नेट है मेरे पास, ऊपर से एक रिंग को मैं फॉल कर रहा हूँ। जब ये रिंग फॉल करेगी तो इस रिंग के फॉल करने की वजह से इसके एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन आपके पास ये है, a इज इक्वल टू 0, बीटा ऑप्शन आपके पास a ग्रेटर देन g, चार्ली ऑप्शन आपके पास a लेस देन g, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास ऑल। अब देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, या इस केस में आपने इस एमसीक्यू को किस तरह से सॉल्व करना है। देखिएगा जरा, जब भी आप ऐसे एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, जब इसके ऊपर आप एक रिंग को फॉल करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, लेंजिस के मुताबिक इधर भी नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा और नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो कॉमन सी बात है कि आपके पास एक मैग्नेट है, उसके ऊपर आप ऐसे रिंग को फॉल कर रहे हैं, तो मैग्नेट का ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है, तो रिंग के भी यहाँ पे नॉर्थ पोल ही जनरेट होगा, और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस केस में रिपल्शन होगी, और आप सब बच्चों को पता है कि रिपल्शन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। जब ये इसके ऊपर आप इसको रखेंगे तो रिपल्शन होगी और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी का डिक्रीज होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी का चेन डिक्रीज होगा, तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जब भी रिंग के ऊपर आप किसी मैग्नेट को फॉल करेंगे, और जब भी आप मैग्नेट के ऊपर किसी रिंग को फॉल करेंगे, तो सेम टू सेम जो मैग्नेट का पोल है, रिंग का भी वही पोल बनेगा। अगर एक कंप्लीट क्लोज लूप है तो रिपल्शन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन कम होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है इस केस में वो g से लेस देन हो जाएगा, लेसर होगा g से। तो इस केस में जो राइट ऑप्शन आपके पास दैट इज चार्ली ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन होगा। तो अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है या म्यूचुअल इंडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। आपको टीचर्स ने यही पढ़ाया होगा कि अगर आपके पास कोई सी दो कॉइल्स हैं और जो फर्स्ट कॉइल है इसके साथ आप रियोस्टेट अटैच कर देते हैं और साथ में बैटरी लगा देते हैं, और जो सेकंड कॉइल है दैट इज सेकेंडरी कॉइल। दो तरह की कॉइल, फर्स्ट कॉइल को आप प्राइमरी कॉइल कहते हैं और सेकंड को आप सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। सेकंड कॉइल के साथ आप सिंपली एक गैल्वानोमीटर अटैच कर देते हैं। टीचर्स आपको हमेशा यही बताते होंगे म्यूचुअल इंडक्शन में कि जब आपके पास दो तरह की कॉइल होती हैं, तो जो फर्स्ट कॉइल है उसके साथ आपने रियोस्टेट लगाया। रियोस्टेट हमेशा रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे रियोस्टेट को यूज़ करूँगा तो रियोस्टेट का फंक्शन होता है इज इक्वल टू वी ओवर आर के मुताबिक जितनी रेजिस्टेंस चेंज होती जाएगी उतना करंट भी चेंज होता जाएगा। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन में होता क्या है कि एक कॉइल में मैं रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा, इसका इफेक्ट दूसरी कॉइल के अंदर मुझे नजर आएगा। इसकी वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पहली कॉइल की दूसरी कॉइल में जाएंगी और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन कि किसी फर्स्ट कॉइल में, जिसको आप प्राइमरी कॉइल कहते हैं, उसमें आप करंट को चेंज करें तो सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ चेंज हो जाए, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए। दैट प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का जो आप फार्मूला यूज करते हैं, इसको आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है आपके पास ई एस
ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, ये म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला। यहां पे m जो है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका यूनिट जो है वो हेनरी होता है। अगर मैं m के यूनिट की बात करता हूं, दैट इज हेनरी। ES जो है ये यहां पे EMF है ऑफ सेकेंडरी कॉइल। डेल्टा IP ओवर डेल्टा T करंट का चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसका मतलब आप इस फार्मूला से अंदाजा लगा लें कि कभी भी आपको अगर कोई डाटा गिवन हो और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कहे, आपने जस्ट इस फार्मूला में वैल्यूज लगानी है तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज कर लें, मैं एक सिंपल सा एक MCQ डिस्कस करता हूं कि आपके पास जो EMF की वैल्यू है वो है जी 10 वोल्ट। सपोज सेकेंडरी कॉइल की EMF 10 वोल्ट है और प्राइमरी कॉइल का जो करंट का रेट है आपके पास, जो करंट के रेट की वैल्यू आपको गिवन है डेल्टा IP ओवर डेल्टा T, दैट इज 20 एम्पेयर पर सेकेंड। और आपको वो ये कहता है कि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बताएं। आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है इस तरह के फार्मूलाज की। अगर आपको फार्मूला आता होता है तो ऑन द स्पॉट आपने फार्मूला जब अप्लाई किया, यही एंट्री टेस्ट है कि जिस टाइम आप सॉल्व करें आपको उस टाइम फार्मूला आता हो, यही एक्चुअल टास्क है एंट्री टेस्ट का। देखो जस्ट अगर आप इसमें वैल्यूज लगाओगे, सॉल्व आप इसको बहुत सिंपल वे से करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला सेकेंडरी EMF डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। यहां से अगर आप m की वैल्यू निकालते हैं, सेकेंडरी EMF की वैल्यू है 10 और प्राइमरी का करंट है आपके पास 20 एम्पेयर पर सेकेंड। म्यूचुअल इंडक्टेंस की आपके पास वैल्यू इस केस में 0.5 मीन्स के 1/2 आ जाएगी हेनरी। सिर्फ और सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस में से आपको MCQ इसी तरह के आते हैं कि आपको फार्मूला का पता हो या वो कोई डायग्राम बना के दे देता है और पूछता है कि इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी। आपको एक का कॉन्सेप्ट पता है, 100% जो म्यूचुअल इंडक्टेंस में काम है वही सेल्फ इंडक्टेंस में काम है। दोनों के फार्मूलाज भी सेम, सिर्फ दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस है। ये अच्छी तरह से आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप अच्छी तरह से इसके फार्मूलाज को अपने माइंड में रखें। इसका फार्मूला आपको आता है, आप इसमें कभी गलती नहीं करेंगे। तो जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस आती है उसको सेल्फ इंडक्टेंस भी आती है क्योंकि फार्मूला सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में क्या है या इंडक्टर होता क्या है? देखिए, आप सिंपली इंडक्टर को ये कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करवाती है। इंडक्टर को आप सिंपली कहते हैं कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है या एनर्जी को स्टोर करवाती है इन मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसी डिवाइस जो कि एनर्जी को स्टोर करवाने के लिए यूज की जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज इंडक्टर। और सिंपली आप एक कॉइल ले लेते हैं जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसके ऊपर आपने आयरन कोर को लैमिनेट किया होता है, दैट इज इंडक्टर। इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर करवाने के कई तरह के फार्मूलाज हैं और ये बेस्ट टॉपिक्स में से एक है। इंडक्टर के केस में एनर्जी का जो फर्स्ट फार्मूला आपके पास वो है हाफ Li²। ये फर्स्ट फार्मूला है इंडक्टर में एनर्जी स्टोरिंग का। जब आप इसके साथ बैटरी को अटैच करेंगे इसमें एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि एनर्जी जो है वो I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आप करंट की वैल्यू को जितना ज़्यादा करते जाएंगे एनर्जी स्टोरिंग उतनी ज़्यादा होती जाएगी। करंट को आप डबल कर दो एनर्जी स्टोरिंग 4 टाइम्स हो जाएगी। करंट को आप 3 टाइम्स कर दें एनर्जी स्टोरिंग 9 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी इंडक्टेंस ज़्यादा है उतनी एनर्जी स्टोरिंग ज़्यादा होगी, जितनी इंडक्टेंस कम है उतनी एनर्जी स्टोरिंग कम होगी। और इसमें कई तरह के फार्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे सेल्फ इंडक्शन का, क्योंकि इसमें सिंगल कॉइल यूज़ हो रहा है, ये भी एक फार्मूला जो आपने पढ़ना है। इसमें एक इंडक्टेंस का फार्मूला μ0 n² AL, ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंडक्टेंस का फार्मूला है। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर मैं n की वैल्यू लिखता हूँ तो n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू μ0, n की जगह पे आप n/L लिखेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा और
ए एल एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू होगी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इंटू ए एल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर एल इंटू ए। इस फार्मूला में सबसे मेन चीज यही है कि जो इंडक्टेंस है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे मेन चीज ये है, अगर मैं इस फार्मूले की वेरिएशन यहाँ पे लिखता हूँ तो सबसे मेन इसमें यही है कि जो इंडक्टर की इंडक्टेंस है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप एन की वैल्यू को ट्रिपल कर देंगे तो इंडक्टेंस जो है वो 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे ही एमसीक्यूज हैं इसमें, ये जितने फार्मूलाज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे ही फार्मूलाज एमसीक्यू हैं। आप इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे, आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आते जाएंगे। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड का एक और जो फार्मूला है वो आप पढ़ते हैं हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट ए एल। ये एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है। एक एनर्जी डेंसिटी का भी फार्मूला, अगर हम उस फार्मूला को डिस्कस करते हैं, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। ये सारे के सारे फार्मूलाज खुद में एमसीक्यूज हैं। हर फार्मूले का आपने चेक करना है। जिस फार्मूले का आपके पास डाटा गिवन है, जस्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। ये सब फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे आते हो, 100% ही आपको आते हो। जिसका जो डाटा गिवन है आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है, जो एमसीक्यू में फिट होगा वो उसका रिजल्ट आएगा। तो ये था हमारा टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जो कि मैक्सिमम इसके अंदर फार्मूलाज हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसी जनरेटर के एसी जनरेटर क्या होता है। देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट भी पता होता है। एसी जनरेटर आप सब बच्चों को पता है एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब भी आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप हमेशा एसी जनरेटर ही यूज़ करते हैं। एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन आप बच्चों के सामने है। ये एक नॉर्थ पोल, ये एक साउथ पोल और ये एक रेक्टेंगुलर शेप की आपने कॉइल को रखा हुआ है, जिसको मैंने ए बी सी और डी से रिप्रेजेंट किया। इसमें दो तरह के स्लिप रिंग्स हैं और दो कार्बन ब्रशेस हैं। कार्बन ब्रशेस जो कि स्लिप रिंग को होल्ड करके रखते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, दो कार्बन ब्रशेस, दो स्लिप रिंग्स, मैग्नेट के पोल्स और एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल। आपको टीचर्स यही बताते थे कि जैसे ही इसमें से करंट पास होता है तो परपेंडिकुलर साइड्स के लिए ईएमएफ का फार्मूला हमेशा होता है VBL साइन थीटा और प्लस VBL साइन थीटा। चूंकि 0 डिग्री के ऊपर ईएमएफ 0 हो जाती है, यही मकसद है कि जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं इन दोनों के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी VBL साइन थीटा प्लस VBL साइन थीटा, ये होगी 2 VBL साइन थीटा। जब आप इसमें V इज इक्वल टू आर ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी फार्मूला में, तो ये आपके पास बनता है इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। ये आपको ईएमएफ का फार्मूला लाजमी पता होना चाहिए। हालांकि एसी जनरेटर में से एमसीक्यू कम बहुत ज़्यादा नहीं आते, मतलब इसकी रेशो काफ़ी कम है, लेकिन आपको इसके फार्मूलाज जो मैं लिख रहा हूँ ये आपने याद करने हैं। यहाँ पे नवाब के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं, आप कहते हैं मैक्सिमम ईएमएफ का फार्मूला है एन ओमेगा ए बी। ये मैक्सिमम ईएमएफ के लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं। इसका मतलब अगर आप ईएमएफ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा और कॉइल के एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आप ईएमएफ को इंक्रीज करना चाहते हैं। यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन ए कंसीडर कर लूँ और इसको इक्वेशन बी कंसीडर कर लूँ और मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि इक्वेशन बी को अगर मैं ए में सब्स्टिट्यूट करूँ, देन मेरे पास क्या होगा, ये फार्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। इसी तरह से अगर मैं करंट का रिलेशन लिखूंगा तो वो आएगा मेरे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। आपको एसी जनरेटर के केस में ये सारे के सारे फार्मूलाज आने चाहिए। जब भी एसी जनरेटर वाला टॉपिक पेपर में आएगा, हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि ईएमएफ ई नॉट अगर आपने फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम ईएमएफ तो ये फार्मूला होगा, अगर एंगल थीटा गिवन है तो ये फार्मूला होगा। ईएमएफ और करंट दोनों ही साइनोसाइडल होते हैं, दोनों ही साइन थीटा का फंक्शन है, दोनों की वेरिएशन साइन के मुताबिक होगी। आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, अगर इसका आप ग्राफ भी बनाएंगे
तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा, दैट इज साइनोसाइडल ग्राफ। जितना अपवर्ड जाएगा उतना ही डाउनवर्ड इसका ग्राफ होगा। इससे रिलेटेड बेटे आपको कभी भी कोई एमसीक्यू आएगा तो इसके फार्मूला से रिलेटेड आएगा। फार्मूलाज पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, आपको 100% फार्मूलाज आने चाहिए। इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज फार्मूलाज में से ही आते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा एसी जनरेटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स। बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स में करंट का फार्मूला जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं वो बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू V माइनस E ओवर R। ये करंट का फार्मूला। ये फार्मूला इस फार्मूला की बेस के ऊपर 3 तरह के केसेस हैं बुक में, वो तीनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम केस 1 से। केस 1 आपके पास क्या है? केस 1 है कि व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड, जब मोटर जस्ट स्टार्ट होती है उस केस में क्या होता है? जैसे ही आप मोटर को स्टार्ट करेंगे उस केस में ईएमएफ की वैल्यू 0 होती है। अगर आप इस फार्मूला में ई की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो करंट की वैल्यू आपके पास V ओवर R आएगी, जिसको आप कहते हैं मैक्सिमम करंट। इसका मतलब जब एक मोटर को जस्ट आप स्टार्ट करते हैं तो उस केस में ईएमएफ की वैल्यू मिनिमम होती है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं। इस केस में इसका जो सेकेंड केस है, अगर हम ये कहें सेकेंड केस है जी, व्हेन मोटर इज रनिंग, जब मोटर जो है वो रनिंग कर रही होती है एक स्पीड के ऊपर, देन क्या होगा या उस केस में क्या होता है? जब मोटर रनिंग कर रही होगी, फार्मूला मैं अगेन वही यूज करूंगा, I इज इक्वल टू V माइनस E ओवर R। जितना ज्यादा मोटर रनिंग करती जाती है, आपको पता है ईएमएफ का फार्मूला है नवाब साइन थीटा एन ओमेगा ए बी। जितना ही मोटर ज़्यादा रनिंग करती है ईएमएफ की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है, और ईएमएफ की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी करंट की वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब केस 2 में जैसे ही मोटर रनिंग कर रही होती है ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा हो रही होती है और करंट की वैल्यू कम हो रही होती है। ईएमएफ इंक्रीज हो रही होती है और करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। थर्ड इसका जो केस है, केस 3। केस 3 है कि व्हेन मोटर इज ओवरलोडेड। अगर आप एक मोटर को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं तब क्या होता है? देखिए अगेन यही फार्मूला, I इज इक्वल टू V माइनस E ओवर R। जब मोटर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाती है या मोटर का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्चुअली उस केस में क्या हो रहा होता है? उस केस में ईएमएफ कम हो रही होती है और करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही होती है। जब भी आप मोटर पे ज़्यादा लोड कर देंगे तो ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ये फार्मूला आपको यही बता रहा है कि हीटिंग इफेक्ट I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब बहुत ज़्यादा करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है और आप कहते हैं कि मोटर बर्नट हो गई है, मोटर में बर्निंग का प्रोसेस हो गया। तो ये तीनों केसेस आपको पता होने चाहिए कि जब मोटर स्टार्ट होती है उस केस में ईएमएफ 0 होती है, करंट मैक्सिमम होता है। जब मोटर रनिंग कर रही होती है तो ईएमएफ जो है वो उस केस में इंक्रीज हो रही होती है और करंट डिक्रीज हो रहा होता है। और थर्ड केस ये है कि जब मोटर ओवरलोड हो जाती है, ओवरलोडिंग के केस में हमेशा बर्निंग इफेक्ट होगा, ईएमएफ की वैल्यू कम से कम होती जाएगी, करंट की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज करेगी। रैपिड इंक्रीज करने की वजह से जो हीट है उसमें जनरेट हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब मैं एक दो आपको एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, जो हमने अभी एसी जनरेटर पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू देख लें, या फर्दर आप ये देख लें कि अगर आपको एक सिंपल ये जो नवाब साइन थीटा का फार्मूला है, अगर इससे रिलेटेड आपको कभी भी एमसीक्यू आएगा, सपोज करें अगर ये पूछा जाए, एक सिंपल एमसीक्यू है, क्या आपने ओमेगा की वैल्यू को डबल करवा दिया और एरिया जो कॉइल का एरिया उसकी वैल्यू को आपने 1/4 डिक्रीज करवा दिया। एंगुलर वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया, एरिया की वैल्यू को आपने 1/4 कर दिया। इस केस में जो ईएमएफ है या जो मैक्सिमम ईएमएफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अल्फा ऑप्शन आपके पास 2 टाइम्स, बीटा ऑप्शन आपके पास
1/2, चार्ली ऑप्शन आपके पास 1/3। मतलब जब आपने एंगुलर वेलोसिटी को डबल किया, एरिया की वैल्यू को 1/4 कर दिया, तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या होगी? 2 टाइम इंक्रीजेस, 1/3 डिक्रीजेस, 1/2 ऑफ एक्चुअल वैल्यू, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। अब देखिए, ये बाहर जब इस तरह के एमसीक्यूज की स्टेटमेंट लिखी जाती है तो ये लग रहा होता है जिस तरह बहुत ही मुश्किल एमसीक्यू है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत इजी एमसीक्यू होता है। जैसे आप देखें, इस केस में आपने मैक्सिमम जो ईएमएफ निकालनी है, मैक्सिमम ईएमएफ का फार्मूला आपके पास यही है, मैक्सिमम ईएमएफ इक्वल होती है एन ओमेगा ए बी के। जस्ट इसमें चेंज करो, ओमेगा की वैल्यू को डबल कर दो, ए की वैल्यू को 1/4 कर दो। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को डबल करता हूं तो ये आता है मेरे पास n इंटू 2 ओमेगा, ए की वैल्यू को 1/4, तो ए की जगह पे a/4 इंटू बी, ये एज इट इज आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 2 2 4, तो जो मैक्सिमम ईएमएफ है वो आपके पास आएगी n ओमेगा ए बी मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसका मतलब जो आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ है ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाएगी, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, क्योंकि 1/2 में आंसर आ रहा है। तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हुई, एरिया भी चेंज हुआ, और बताएं ईएमएफ पे क्या इफेक्ट होगा। तो ईएमएफ जो है वो 1/2 हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू की। तो इस तरह के वेरिएशंस भी आपको पता होने चाहिए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपने किस तरह से करने हैं। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो रह गया है, दैट इज ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या चीज़ें आती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। 90% इस चैप्टर में ज़्यादातर चांसेस ट्रांसफार्मर के आने के होते हैं। मैं सिर्फ ई कैट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेस्ट हैं उनमें ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक हमेशा से इम्पोर्टेंट समझा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है या ट्रांसफार्मर का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ट्रांसफार्मर आप सिंपली एक डिवाइस के लिए वर्ड यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर आप सिंपली कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस विच यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एक ऐसी डिवाइस जो गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू को इंक्रीज भी करवा सकती है और डिक्रीज भी करवा सकती है। एक ऐसी डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू को कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, दैट इज नॉन एज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है या ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यह आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है दैट इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के ऊपर वर्किंग होती है इसकी। ये ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। सबसे मेन चीज़ है इसकी इक्वेशंस, इसके फॉर्मूलाज। बेटा जो पहली इसकी टाइप है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। के स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के ग्रेटर होते हैं प्राइमरी कॉइल से। देखिए, जहां पे आप इनपुट लगाते हैं ये प्राइमरी, जिसके अलॉन्ग आउटपुट होती है वो सेकेंडरी कॉइल। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज़्यादा है प्राइमरी से, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंडरी का वोल्टेज ग्रेटर है प्राइमरी से, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के लेसर हैं प्राइमरी से, या आप कह लो कि प्राइमरी के जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो ग्रेटर है सेकेंडरी के वोल्टेज से। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज़्यादा होते हैं प्राइमरी के कम होते हैं, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऑपोजिट कर लें कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के कम हो प्राइमरी के ज़्यादा हो, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के केस में नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन वोल्टेज के साथ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो वोल्टेज के साथ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। इसी तरह से अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, कोई भी अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, उस केस में क्या होगा? आइडियल ट्रांसफार्मर में टीचर्स आपको हमेशा ये बताते हैं कि जो भी पावर इनपुट है वो हमेशा पावर आउटपुट के इक्वल होगी।
इसका मतलब ये है कि आप अगर पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो वी आई आएगा, पावर आउटपुट का फॉर्मूला भी वी आई होगा। इसका मतलब इसके साथ पी आप लिखेंगे, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। यहाँ से आपको ये पता चला कि वी पी ओवर वी एस जो वोल्टेज की रेशो है वो इक्वल आई एस ओवर आई पी के। इसका मतलब ट्रांसफार्मर के केस में नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वोल्टेज करंट की रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बड़ा मेन इसमें फॉर्मूला है कि जो भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, लेकिन वोल्टेज जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन सब को कंबाइन करके लिखूं तो इस तरह से ये आपके पास आएगा, ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है ट्रांसफार्मर का। यही एक फॉर्मूला है जो बार बार यूज होगा। इसी फॉर्मूला की बेस के ऊपर हर तरह के एमसीक्यूज सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको कभी भी कोई वो दो तरह के नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो दे दे और वोल्टेज का पूछ ले तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको इजीली बता सकें। जैसे इससे रिलेटेड अगर एक सिंपल सा एमसीक्यू मैं डिस्कस करता हूं आपसे। अगर मैं ये कहता हूं कि सपोज आपको वो कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी रेशियो है आपके पास 1:4 सपोज, और आपसे ये कहा जाता है कि आप प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी करंट फाइंड आउट करें, और आप लोग इस केस में प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट को फाइंड आउट करें, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपने खुद देखनी है, छोटे छोटे से फार्मूलाज, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठे हो। जैसे देखो कि मुझे पता है मैं सॉल्व किस तरह करूँगा, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आएगा आई पी ओवर आई एस। तो अगर एन एस ओवर एन पी की वैल्यू मेरे पास 1/4 है, मैं यहाँ पे एन एस ओवर एन पी की जगह 1/4 लिखता हूँ, तो ये 1/4 इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपने बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी पे चलता है, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे नहीं चलता। अगर आपको कभी भी कहा जाए या कभी इस तरह का एमसीक्यू आए, आपको कहा जाता है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो 1:10 है, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो है, और वो आपको कहता है कि आपने इसको ड्राई सेल के साथ कनेक्ट किया है, सेल कह लें, बैटरी कह लें, जो कि डीसी सोर्स। ड्राई सेल जो कि 5 वोल्ट है उससे आपने कनेक्ट किया है। आप इसमें प्राइमरी का करंट फाइंड आउट करें। अब याद रखें वो जितनी भी लेंथी मर्जी स्टेटमेंट कर दे, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे लेंथी स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो रहे होते हैं। बेटे याद रखिएगा जितनी भी लेंथी स्टेटमेंट होगी उसका कुछ ना कुछ शॉर्टकट या कोई ना कोई की पॉइंट लाजमी ऐसा होगा जो आप देख रहे होंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसने सॉल्व किस तरह से होना है। अब ये एमसीक्यू जितना मर्जी आप बढ़ा लें कि नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो ये है कि करंट की रेशो आप बता दें, और वो कहता है कि ड्राई सेल है या बैटरी है या कुछ भी ऐसा आपको वो क्ल्यू देता है, हमेशा याद रखें कि ड्राई सेल के केस में ट्रांसफार्मर कभी भी नहीं चल सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रांसफार्मर जो है वो ड्राई सेल के ऊपर चले। ये इम्पॉसिबल केस है कि आप इसकी पावर बताएं या करंट बताएं, ये इम्पॉसिबल केस है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर कभी भी ड्राई सेल के ऊपर वर्किंग नहीं करता। ट्रांसफार्मर की वर्किंग सिर्फ और सिर्फ एसी के ऊपर है, ट्रांसफार्मर की कोई भी वर्किंग डीसी के ऊपर नहीं है। इस तरह के भी आपको क्वेश्चंस आए तो आपने यूज फार्मूला ही करना है, जस्ट फार्मूला में आपने वैल्यू लगानी है और आपने उसका आंसर बता देना है। उसके बाद पावर को आपने कभी चेंज नहीं करना। अगर वो आइडियल केस की बात करेगा तो पावर ने हमेशा कांस्टेंट रहना है। जो मर्जी हो जाए ट्रांसफार्मर के केस में पावर हमेशा कांस्टेंट रहती है। इससे आपने परेशानी होना कि पावर को और फ्रीक्वेंसी को कभी चेंज नहीं करना। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपने इस केस में दो चीज़ों को कभी चेंज नहीं करना। एक आपके पास पावर, आइडियल केस में पावर हमेशा कांस्टेंट, एक्चुअली तो नहीं होती, एक्चुअली तो हमेशा पावर इनपुट ज़्यादा होती है, पावर आउटपुट कम होती है। फ्रीक्वेंसी को आपने हमेशा कांस्टेंट रखना है ट्रांसफार्मर। उसके बाद में लास्ट में इसके लॉसेस हैं, पावर लॉसेस ट्रांसफार्मर में। पावर लॉसेस कौन कौन से हैं ट्रांसफार्मर के, या पावर लॉसेस में क्या चीज़ें हैं वो देखें आप। फर्स्ट जो है उसको आप बोलते हैं एडी करंट, और सेकेंड आपके पास जिसको आप बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस।
एडी करंट क्या होता है, ये एडी करंट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए कोई भी आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, इसका जो कोर है उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ परपेंडिकुलरली करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। वो जितना परपेंडिकुलर करंट फ्लो करता है वो हमारी रीडिंग का हिस्सा तो नहीं बन रहा होता, वो लॉस है, वो लॉस कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो पहला जो इसमें लॉस है वो एडी करंट है। ये परपेंडिकुलरली करंट होता है जो परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहा होता है, प्रोपागेट कर रहा होता है ये करंट, जो कि इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो एक आयरन कोर आपने यूज़ करना है जो कि परमानेंट लगाया जाए, जिसकी वजह से इसके फ्लो को आप रोक सकें। सेकेंड लॉस इसका है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब यह है कि जो भी आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉइल को आपने मैग्नेटाइज भी करवाना है और डीमैग्नेटाइज करवाना है। कोई भी कॉइल है उसको आप या मैग्नेटाइज करवाएंगे या डीमैग्नेटाइज करवाएंगे, मतलब एकदम जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपने या उसको पहले कुछ एनर्जी दे के मैग्नेटाइज करवाना होता है, या जाहिर सी बात है जब आप प्रोसेस को ख़त्म करते हैं तो एनर्जी डीमैग्नेटाइज होती है। तो ये जो दो वर्ड्स हैं कि एक मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करवाने के लिए जो आप एनर्जी का लॉस कर रहे होते हैं दैट इज हिस्टैरिसीस लॉस। इसको आप हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ये हिस्टैरिसीस लॉस है ट्रांसफार्मर निकालने का, ट्रांसफार्मर का। ये लॉसेस आपको पता होने चाहिए। लास्ट में आपको परसेंटेज या एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए। एफिशिएंसी का फार्मूला लाजमी आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे करके लिख देता हूँ ताकि आप सब लोग इसको इजीली देख सकें। अगर आपने कभी भी एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी निकालने के लिए पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने का। अगर आप कभी भी ट्रांसफार्मर के केस में एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं जस्ट ये फार्मूला यूज करें, आंसर आ जाएगा। तो ये आज का चैप्टर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। याद रखें आपको इसमें सारे के सारे फार्मूला उसका पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा उतना आसान होगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। और पास पेपर्स की लाजमी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको पता हो कि लास्ट ईयर्स में क्या क्या आ चुका है। अपना ख्याल रखिएगा और मैक्सिमम एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।